हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक मैं यहाँ पे उठाया हुआ हूँ। दोस्तों आपका एग्जाम यहाँ पे 4 मार्च यानी आज के दिन होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत कम टाइम लेंगे और यहाँ पे फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम के पहले हम इन क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकें, याद हो सके, तभी आपके एग्जाम में दोस्तों ये आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बैकअप करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही अच्छे लगेंगे। साथ साथ दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में जाएंगे, आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर निश्चित ही आपको ऐसे प्रश्न यानी कि यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज है, मोल अंश किसको कहा जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं मोल अंश मतलब होता है मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो डिफिनीशन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, फास्ट रिवीजन है। देखिए क्या होता है, विलयन के किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो आपका विलयन बना हुआ होता है वह दो पदार्थों का, कम से कम दो पदार्थों का वह होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक को कहा जाता है विलेय, दूसरे को कहा जाता है विलायक। तो क्या होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ विलेय के मोल होते हैं, कुछ ना कुछ विलायक के मोल होते हैं। जब दोनों को मिला दिया जाता है तब एक सॉल्यूशन यानी कि एक विलयन बन जाता है, जिसमें से कि विलेय तथा विलायक दोनों के मोल उपस्थित होते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में किसी एक चीज का, जैसे मान लेते हैं विलेय का है या विलायक का है, ठीक है, तो विलेय का कितना अंश उसमें मिला हुआ है उसको हमको यहां पे बताना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में विलेय के अगर विलेय का हमको निकालना है, विलेय का अंश कितना है, तब दोस्तों क्या होता है कि विलेय का मतलब विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या होगा, विलेय के मोल भी हैं उसमें, विलायक के मोल भी हैं उसमें। ठीक है, तो अगर हमको विलेय के मोल मतलब विलेय का मोल अंश निकालना है तो ऐसी सिचुएशन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात हम लगा देते हैं। तो किसी एक चीज का हमको वहां पे ज्ञात हो जाता है, मोलों की संख्या यानी कि मोल अंश ज्ञात हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे सूत्र में देख सकते हैं क्या होता है, ये एक्स ए हम मान लेते हैं यहाँ पे एक विलेय है, अब बी मान लेते हैं एक विलायक है, दोनों को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी या विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज्य क्या होगा। तब दोस्तों ऐसे में सिचुएशन ये बनेगी, क्या चीज, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल मतलब विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे यन जो आपका है ये विलेय के मोलों की संख्या है, जो आपका यन बी है ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो हमें जब निकालना होगा विलेय के मोलों की संख्या तो एक्स ए इक्वल एन ए अपान एन ए प्लस एन बी लगा देंगे। ठीक है, वही क्या होगा, जब हमें विलायक का निकालना होगा तो एक्स बी इक्वल एन बी अपान एन ए प्लस एन बी हम लगा देंगे। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से हमारे पास ज्ञात हो जाते हैं विलेय तथा विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज्य। दोस्तों इसके लिए आप लोग एक बात और भी जान लीजिए, इसी में ये होता क्या है, यहां पे देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1 होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विलेय के मोलों मतलब विलेय का मोल अंश तथा विलायक का मोल अंश दोनों का योगफल दोस्तों क्या होता है, सदैव 1 होता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पास किसी एक का यहाँ पे मोल अंश दिया गया हो यानी मोल प्रभाज्य किसी एक का दिया गया हो, जैसे मान लेते हैं विलेय का मोल अंश दिया गया है, आपसे विलयन में विलायक का मोल अंश पूछ लिया गया है, तो आप लोग यहाँ से क्या काम कर सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना। तो ये सूत्र आपका याद रहना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको अगर एक ज्ञात हो गया है तो दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस सूत्र की सहायता से आप लोग उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों। ये आपका जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन आता है, साथ साथ दोस्तों इस पे आपका न्यूमेरिकल भी 100% आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए मोललता किसको कहा जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं मोललता को स्मॉल यम से दर्शाया जाता है। तो मोललता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे दोनों को शामिल किया हुआ है, एक मोललता शामिल किया हुआ है, एक मैंने यहाँ पे मोलरता शामिल किया हुआ है। दोनों को आप यहाँ से कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप लोग उसकी डेफिनेशन इसमें लिख देंगे, इसकी उसमें लिख देंगे, तो इससे भी आपका नंबर जो है वो दोस्तों कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोललता दोस्तों, इसके लिए हमको बताना होता है कि 1 kg यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या
उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में जितना विलेय के मोल आपके उपस्थित होंगे वही उसकी मोललता कहलाती है। आगे देखते हैं, इसको दर्शाया किससे जाता है? स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। ठीक है, स्मॉल एम इक्वल होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। दोस्तों ये जो आपका मोललता होता है यह द्रव्यमान के पदों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मोल, विलेय के मोल या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से दर्शाया जाता है। n इक्वल क्या होता है दोस्तों? भार बटे अणुभार आपका होता है। तो ध्यान रखिएगा, मोलों की संख्या इज इक्वल होता है भार बटे अणुभार। किसी का भी हमको निकालना हो मोलों की संख्या तो हम ये वाला सूत्र अप्लाई कर देते हैं, यहां से हमें मोलों की संख्या आसानी से फाइंड हो जाती है। तो यहां पे क्या बनेगा? सूत्र देख लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या W बाई भार बटे अणुभार, मतलब W बाई आपका बन जाता है कितना? m बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो सूत्र बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? यहाँ पे स्मॉल w अपान बनेगा m डैश इंटू कैपिटल W। m डैश क्या है? m डैश आपका मोलों की मतलब अणुभार है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सूत्र हम लगा देंगे, मोललता हमारी आसानी से ज्ञात हो जाएगी। आपसे यहाँ पे डिफिनीशन भी पूछा जाएगा, इस पे आधारित दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो दोनों चीजें आपकी याद रहनी चाहिए, तो आपका एग्जामिनेशन में सवाल आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, वहीं दोस्तों आप बात करते हैं किसके विषय में? मोललता के विषय में। देखिए हमने क्या कहा? मोललता ये आपका द्रव्यमान के पदों में व्यक्त की जाती है। जो आपका मोललता होता है दोस्तों ये आपका आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मोललता जो है वो द्रव्यमान में दर्शाई जाती है और जो मोललता होती है वो आपका आयतन में दर्शाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे? 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मतलब 1 लीटर आपका विलयन है, मानक आपका क्या है? 1 लीटर विलयन है। 1 लीटर विलयन में जितना आपका विलेय घुला हुआ है या विलेय का जितना मोल घुला हुआ है वही कहलाती है उसकी मोलरता। ठीक है, मोलरता को कैपिटल M में दर्शाया जाता है। तो यहां पे देखिए कैपिटल M इज इक्वल क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया विलेय के मोलों की संख्या के इक्वल क्या होता है? W बाई M होता है। W क्या है? भार है। M क्या है? आपका अणुभार है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या हम देखते हैं तो क्या बनता है? स्मॉल W अपान ये हो गया आपका स्मॉल m, क्योंकि दोस्तों यहां पे हमने कैपिटल M से इसको डिनोट किया हुआ है तो इसको हम दर्शाएंगे स्मॉल m से। तो यहां देखिए आयतन आपका बगल में है, वो भी लीटर में है, तो आयतन के लिए हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया V। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मोलरता का व्यंजक है, ये दोस्तों किसका है? ये मोललता का है। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? केवल दोस्तों यहाँ मोललता में यहाँ पे देखेंगे W है यानी किलोग्राम में दर्शाया जाएगा, भार है, और जो आपका मोलरता है दोस्तों इसमें आपका आयतन है यानी कि V है। बाकी दोनों के सूत्र दोस्तों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जो कि बहुत खास क्वेश्चन है। यहां से दोस्तों आपके सवाल भी पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यहां से उठाया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मोलरता से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है कि मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहां पे देखिए क्या होता है? राउल्ट का नियम क्या कहलाता है? दोस्तों हम जानते हैं कि राउल्ट ने अपना जो नियम दिया था वो वाष्पदाब से संबंधित दिया हुआ था। ठीक है, जब किसी वाष्पदाब मतलब जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्पदाब होता है वो कम हो जाता है। तो इन्होंने इसका जो रिलेशन निकाला था वो निकाला था कि जो वाष्पदाब में एक आपेक्षिक कमी होती है वह विलयन के मोल प्रभाज के समान होता है। इतना आपका कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आसानी से लिख सकते हैं। यहां पे देखेंगे क्या दिया गया है? किसी विलायक में, देखिए डिफिनीशन हमको बताना होता है दोस्तों। सबसे पहले किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समान होता है। यही कहलाता है आपका राउल्ट का नियम। अब
दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका ये सूत्र होता है, ये सूत्र आपको लेके चलना होता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल आपके पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहला डिफिनेशन में आप लोग कंफ्यूजन अपना क्लियर कीजिए। क्या चीज यहाँ पे समझिए, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वह विलयन के मोल प्रभाज के समान होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कोई आपका विलायक होता है, विलायक का वाष्प दाब एक निश्चित मान पे होता है जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अनपघट्ट जो होता है पदार्थ, जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका चीनी हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को जब मिला दिया जाता है, यानी कि अवाष्पशील पदार्थ जब मिला दिया जाता है किसी विलायक में, तो विलायक का वाष्प दाब हमेशा कम होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। विलायक का वाष्प दाब हमेशा कम हो जाता है। तो विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होती है वो उस विलयन के मोल प्रभाज के समान होता है। यही तो है राउल्ट का नियम, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका एक सूत्र चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये होता है आपका राउल्ट के नियम का संबंध, यानी कि ये होता है आपका विलयन का, यहाँ पे देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये है, और ये क्या होता है, ये होता है मोल प्रभाज विलयन का। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ आपके नोटेशन है, इनको आप याद रखिए। पी नॉट क्या होता है दोस्तों, पी नॉट क्या होता है, पी एस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पी नॉट दोस्तों क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है आपका पी नॉट। वहीं दोस्तों पी एस क्या होता है, पी एस आपका देखिए यस लगा हुआ है, इसको मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पी एस है ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। यन क्या है दोस्तों, स्मॉल यन क्या है, कैपिटल यन क्या है। स्मॉल यन जो है दोस्तों वो आपका विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है आपका स्मॉल यन। वहीं कैपिटल यन क्या है, कैपिटल यन आपका जो है वह विलायक के मोलों की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% है कि आने वाला है। अब देखिएगा एक चीज समझिएगा, ये दोस्तों आपका ज्यादा नियम आपका फॉलो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये आपका सांद्र विलयन के लिए होता है, तो हमको यहाँ पे तनु विलयन के लिए लेके चलना होता है। चूंकि यहाँ पे जो आपका राउल्ट का नियम है दोस्तों वो तनु विलयन के लिए ही उपस्थित या लागू होता है। तो तनु विलयन क्या होता है, देखिए किसी विलायक में जब विलेय बहुत थोड़ा मिलाया जाता है दोस्तों, तो ऐसे जो विलयन बनता है आपका उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि विलयन आपका गाढ़ा नहीं होता है, बहुत हल्का होता है, तो उसी को कहा जाता है यहाँ पे तनु विलयन, ठीक है। तो ये आपका जो है वो तनु विलयन के लिए लागू होता है। तो तनु विलयन के लिए आप जब लगाएंगे इसको ना, तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट हो गया इज इक्वल, यहाँ पे देखिए यन अपान जो विलयन का आपका मोलों की संख्या होगी उसमें हम स्मॉल यन यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को कट कर देते हैं, शामिल नहीं करते हैं, चूंकि ये मान इतना कम होता है जिसकी गणना उसमें ऐड करके नहीं की जा सकती है। तो हम यहाँ पे लगाते क्या है, कैपिटल यन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र आप लोग हमेशा लगा के चलिएगा, इसका इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपका आंसर मिलेगा दोस्तों वो इससे मिलेगा, इससे आपका आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन है, जो कि एक मोल अंश या जिसको कहा जाता है मोल प्रभाज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मोललता। तीसरी चीज क्या है, मोलरता। चौथी चीज क्या है आपका राउल्ट का नियम। तो ध्यान देंगे तो सभी का सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका विलेय या विलायक यानी कि विलेय का मोल प्रभाज ये है, विलायक का मोल प्रभाज ये है दोस्तों, दोनों यानी कि विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है, वहां पे आपका दोनों को जोड़ते हैं यानी कि एन ए प्लस एन बी कर देंगे तो यहाँ पे आपका कट के 1 हो जाता है, यानी कि यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल 1 होता है। याद करवाने के लिए मैं आपको यहाँ पे याद बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो आपका मोललता होता है दोस्तों वो क्या होता है, एम इक्वल डब्ल्यू अपान यम इंटू डब्ल्यू, ठीक है ना। ये क्या होता है, भार होता है किसका, विलेय का होता है। ये किसका होता है, विलायक का, मतलब विलयन का भार होता है, विलायक का भार होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको, ये आपका आयतन के पदों में दर्शाया जाता है। इसके विषय मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया हुआ है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका याद हो गया होगा, तैयार हो गया होगा दोस्तों। छोड़िएगा मत, आपके एग्जामिनेशन में इससे संबंधित डिफिनीशन न्यूमेरिकल दोस्तों 100% है कि आएगा। आई होप कि ये क्लास आपको निश्चित ही पसंद आई होगी।